नहीं, शर्म की बात इलेक्शन कमीशन की ये होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ये करने की क्षमता रखता है। हम लोगों को काम ही ना करना पड़ता, हम तो नौकरी हमारी खत्म हो जाती है। अगर मैं अभी भी बोलता हूँ, रिपोर्टर्स कलेक्टिव इसीलिए काम कर पाता है क्योंकि बाकियों की रीढ़ की हड्डी टूटी है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुमकिन है 1 लाख डुप्लीकेट है और इलेक्शन कमीशन बोलता है आप हमें एफिडेविट ना दोगे तो हम नहीं करेंगे। इस तरीके से बिहेव करना और ऐसा रवैया रखना, ये बहुत मुझे लगता है अच्छी चीज़ नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। खुद करता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो ये काम करे जो हमें करना पड़ गया। अब ऐसा हो सकता है आपका नाम सरोज या मेरा नाम सरोज, तो और 3 सरोज हो सकते हैं शहर में हो सकते हैं, पर इतने हजार केस पाए जहाँ व्यक्ति का नाम भी वही, उनके पिताजी या वालिद का नाम भी वही, उनकी उम्र भी वही। मैं साफ बोलता हूँ और पूरा छाती ठोक के बोलता हूँ कि झूठ बोल रहे थे। ये प्रक्रिया है और ये स्थापित है, मैनुअल में है। ये इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरा वाला इलेक्शन कार्ड उनका बंद कराएं नया बनने से पहले। इतनी बड़ी आपने प्रक्रिया चला दी है पूरा उथल पुथल करके असेंबली इलेक्शन से पहले, तो ये साफ होना चाहिए था। हमने पाया कि वो एकदम नहीं हुआ। मैं तो छाती ठोक के बोल रहा हूँ, डेटा एनालिसिस से निकला है। आप नहीं कर रहे हैं तो हम 4 पत्रकार कर रहे हैं। तो देश में आप 100 हजार करोड़ खर्च करते हैं साल में, सही है, ये आपका काम था। हम लोग कर रहे हैं तो मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ तो बहुत अच्छा काम किया मैंने, इसमें क्या शर्माना। साथियों नमस्कार। इस वक्त देश में मतदाता सूची में धांधली को लेकर के माहौल बेहद गर्म है। राहुल गांधी ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद महागठबंधन ने बिहार में एक बड़ी यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा, जो कि खत्म हुई है। बिहार बंद का ऐलान किया प्रधानमंत्री के आह्वान पर। जो बिहार में एनडीए की सरकार है, उन्होंने लगातार कुछ न कुछ नया आ रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि अब हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। महादेवपुरा का कर्नाटक का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे उन्होंने कथित धांधली के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। अब हाइड्रोजन बम क्या होगा, जनता ये सोच रही है। लेकिन राजनीति से इतर मीडिया में सिर्फ एक मीडिया हाउस है जिसको मैं लगातार देख रहा हूं, जो एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। और सिर्फ खुलासे नहीं कर रहा है, जो वो सूचनाएं दे रहा है वो हैरत अंगेज है, हैरत में डालने वाली है। मैं बात कर रहा हूं द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की। जब ऐसे दौर में जब जो मुख्य धारा की मीडिया है वो घुटनों पर बैठी हुई है, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव इतिहास रच रहा है। आने वाले दिनों में जब जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स पूछेंगे, उनको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा या उनको जानकारी लेनी होगी कि डाटा जर्नलिज्म की डेप्थ कितनी होती है और किस ऊंचाई तक जाती है, तो उसके लिए उसको द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को पढ़ना होगा। निश्चित तौर पे आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के एडिटर नितिन सेठी जी। नितिन जी, आपका स्वागत है। हम इनसे जो ये पूरा का पूरा एसआईआर का जो चक्र चलाया इलेक्शन कमीशन ने और अब जो कुछ हो रहा है, उन सब पर चर्चा करेंगे। नितिन जी, लगातार एक के बाद एक रिपोर्ट द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने प्रस्तुत की है। मैं देख रहा था, कितना मुश्किल रहा। तो 2-3 किस्म की मुश्किलात सामने थी। सबसे बड़ी, एक इलेक्शन कमीशन ने अपने ही डेटा पे एक दीवार बना दी थी कि अगर आप वोटर लिस्ट को पढ़ना चाहें पुख्ता तौर पे पूरे स्तर पे, तो वो पढ़ना आसान नहीं किया, तो हमने बल्कि उसको मुश्किल कर दिया। तो एक तो उसको पढ़ने की जरूरत थी कि अगर आप देखना चाहें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे हैं लोग जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वोट डालते हैं, तो आपको 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा आपस में मिला के देखना था और हजारों की तादाद में आपको मैच करना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें थोड़ी मदद हुई कि कुछ लोग स्वेच्छा से जो डेटा एनालिसिस करते हैं वो हमारे साथ जुड़ गए और वो शुरू से जैसे ही ड्राफ्ट लिस्ट निकलनी शुरू हुई वो उस पर काम करने लगे। तो उनने एक तरीके से जो ईसीआई ने उस पर ताला लगा रखा था, वो ताला तोड़ा। वो बहुत जरूरी था, वो बहुत कम लोग कर पाए हैं और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया कि 99% तक वो डेटा मैच करके सही तरीके से दिखा पा रहे थे। क्या किया, कौन सा तरीका अपनाया आप लोगों तो ने? मैं तो इतना जानता हूँ क्योंकि मैं भी उसकी इतनी समझ नहीं रखता, पर जिस तरह उन्होंने डेटा को पढ़ा और जिस स्क्रिप्ट में देवनागरी में लिखा हुआ है, उस स्क्रिप्ट को समझ के कंप्यूटर में
कंप्यूटर की समझ बनाना कि अगर र इस जगह पे ऐसा है तो उस जगह पे ऐसा है तो ये बराबर है, ये उन्होंने फॉर्मूला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से किया। और निश्चित तौर पे एक चीज बताइए, हाँ। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ बोलिए ना। कि ये इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के यहाँ जब ये रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो इस तरीके से रखे जाते हैं कि आप नया वोटर आईडी कार्ड बनाएं तो पुराने वालों से चेक हो कि भाई पुराना इस व्यक्ति का और तो कोई नहीं है, अगर शक हो तो उस पर इंक्वायरी हो। इलेक्शन कमीशन ने वो काम किया नहीं था, ना करने के बाद उस पर ताला लगा दिया था कि दूसरा ना कर पाए। मुझे भी ऐसा लगता है, आपने सही बोला कि इलेक्शन कमीशन को बड़ा अपने आप पे विश्वास था कि और कोई कर नहीं पाएगा ये, तो इसी पे चल गए और हमारे मित्र जो हैं वो कमाल का काम कर दिए। उसके बाद दूसरा था कि उन्होंने जब निकाल दिया तो ग्राउंड पे जाके, क्योंकि कंप्यूटर का काम कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इंसानी तौर पे भी एक चेक होना उसका बहुत जरूरी है कि सच है कि नहीं है। तो फिर हमने अपने रिपोर्टर्स को ग्राउंड पे भेजा, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भेजा और उसका सैंपल टेस्ट किया कि भाई अगर ये बोल रहे हैं कि 10 ऐसे हैं तो क्या 10 में से 2 सही में ज़मीन पे दिख रहे हैं ऐसे लोग। तो फिर वो पुख्ता रिजल्ट निकला कि हाँ, जो मशीन हमें एनालिसिस करके दे रही है, कंप्यूटर बता रहा है कि हाँ ये 10 किस किस्म के एंट्री हैं, तो ज़मीन पे चेक किया तो हाँ उस किस्म की एंट्री हैं, वो लोग हैं नहीं है, वो सब वहाँ से वेरीफाई किया। तो समय, रिसोर्सेज, क्योंकि आप लोगों को ग्राउंड पे भेज रहे हैं, हफ्ता दर हफ्ता 2 महीने हो गए हमारे पत्रकार लोग घूम रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी। दूसरा, ये लोग मुफ्त में काम कर रहे हैं हमारे लिए, ये पैसा नहीं लेते जो डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, बट मेहनत रात रात कर रहे हैं वो। तो वो मेहनत मुझे नहीं लगता कि हमारे पास पैसा है, नहीं होता भी तो कहीं से आ सकती थी वो मेहनत, सिर्फ क्योंकि देश में हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि समाज बेहतर हो। अच्छी बात कर रहे हैं, और तो समाज बेहतर हो, जर्नलिस्ट का सही इनिशिएटिव का मदद कर रहे हैं। तो मुश्किल इतनी थी जो ईसीआई पैदा कर रहा था, ईसीआई जो पैदा कर रहा था वही मुश्किलें थी। अगर वो ना होती तो बहुत पत्रकार ये काम कर पाते, बट उन्होंने सबके लिए मुश्किल कर दिए थे। मैं एक बात बताऊं जो नितिन जी कह रहे हैं आप लोगों को, कि न केवल डाटा एनालिसिस की गई बल्कि ग्राउंड पर रिपोर्टर्स को भेजकर सैंपल भी टेस्ट किए गए, उसके बाद ये रिपोर्ट बनी है। मतलब दोहरी मेहनत, एक तरफ डाटा साइंटिस्ट मेहनत कर रहे थे और उसके बाद फिर जर्नलिस्ट ग्राउंड पे जाकर के रिपोर्ट लेकर के आए। कि अब तक अगर 5 पॉइंट में कहा जाए कि क्या क्या जानकारी निकल के आई, दर्शकों को वो बताइए, तो 5 बोल्ड पॉइंट में बताएं। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता था और हुआ क्या है। इलेक्शन कमीशन बोलता था कि भाई पहले वोटर लिस्ट में बड़ी मुश्किलात थी, बहुत गड़बड़ थी, इस बार हम इतने पुख्ता तरीके से इसको साफ करेंगे कि पुरानी मुश्किलें चली जाएंगी, साफ वोटर लिस्ट बनेगी। ठीक है। अंग्रेजी में उन्होंने प्योरीफाइड वर्ड यूज किया कि एकदम शुद्ध वोटर लिस्ट निकलेगी। तो शुद्ध वोटर लिस्ट के मापदंड बहुत साफ है कि भाई जो जहाँ है उसके पास एक ही वोट हो, वो सही में वहाँ का वोटर हो, है ना। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से किया, वो प्रक्रिया जब शुरू हुई तभी हमें ज्ञात हो गया कि ये गड़बड़ पे एक बुनियाद बन गई है, गड़बड़ होने की। तो हमने उसको फिर टटोलना शुरू किया। नहीं, गड़बड़ होने की बुनियाद बन गई है, ये कैसे लगा आपको? कि इलेक्शन कमीशन ने ये प्रोसेस चलते चलते अचानक बीच में बोला कि लोग अपने फॉर्म जमा कर दें, लेकिन फॉर्म के साथ कागज देने की कोई जरूरत नहीं है। कागज बाद में देखे जाएंगे। तो 30 दिन में आपने बोला कि 8 करोड़ लोगों के फॉर्म भरवा दिए जाए। तो उसमें जब हम रिपोर्ट देख रहे थे कि कैसे फॉर्म भर रहे हैं, तो बीएलओ जो बूथ लेवल अफसर होते हैं सरकार के, इलेक्शन कमीशन के सोल्जर कह सकते हैं आप, आखिरी किलोमीटर के, तो वो लोग अपने हाथों से भरे जा रहे थे, दिख रहा था, और पत्रकारों ने भी रिपोर्ट किया। तो उससे हमें ज्ञात हुआ कि ये प्रक्रिया शुरू से खराब है, इसमें गड़बड़ होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, चाहे गलती से चाहे किसी मकसद के साथ, लेकिन पूरी प्रक्रिया ही ऐसी बनी है कि इसमें गड़बड़ बहुत हो सकती है। तो हमने लोगों को नीचे भेजा, डेटा एनालिसिस हुआ। तो सबसे पहले हमें पता चला सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाल्मीकि नगर बिहार की, जो बॉर्डर पे लगती है उत्तर प्रदेश से। वहाँ पे हमने पाया कि 5000 से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एक वोटर आई कार्ड उत्तर प्रदेश में है और एक अब बिहार में है। करने को ये व्यक्ति अगर हैं तो दोनों स्टेट में जाके वोट डाल सकते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन का लॉ है, सरकार का लॉ है, जिसमें साफ मना है कि एक व्यक्ति के पास एक ही वोट होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए। ऐसा मुमकिन भी हो सकता है कुछ लोग पलायन करके इधर से उधर गए हों, या महिलाएं हों तो शादी ब्याह में इधर से उधर गए हों, ये होता ही है। उस केस में
ये इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरा वाला इलेक्शन कार्ड उनका बंद कराएं नया बनने से पहले। ठीक है। पहले नहीं भी हुआ था ये मान लीजिए, तो इस प्रक्रिया को जो दूध से धुली प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन बोल रही थी, इसमें तो ये होना ही था, क्योंकि इतनी बड़ी आपने प्रक्रिया चला दी है पूरा उथल पुथल करके असेंबली इलेक्शन से पहले, तो ये साफ होना चाहिए था। हमने पाया कि वो एकदम नहीं हुआ। ये पहले के भी वोटर कार्ड थे, नए भी थे, जिनमें 5000 ऐसे व्यक्ति थे, 5000 से ज्यादा व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ थे। बाप रे बाप। जो उत्तर प्रदेश में भी वोट दे सकते थे अब, और बिहार में भी दे सकते थे। वाल्मीकि नगर कंस्टिट्यूएंसी की बात हो रही है। फिर जब हमने ये काम किया तो ग्राउंड से ही किसी ने हमें बोला कि आप जो 5000 ही पकड़े हैं, ऐसे बहुत जगह चीजें हो रही हैं, लोग जमीन से हमें बता रहे थे। तो हम ढूंढने फिर निकले, ढूंढने तो कुछ और गए थे, लेकिन एक जगह पहुंचे, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूमे, तो वहाँ पता चला कि ऐसे ऐसे लोग हैं, 500, 300, 200 पत्रकार और 200 वोटर जो एक ही घर में रजिस्टर हुए हैं, और वो घर है ही नहीं। और ऐसे करीबन 80,000 लोग। 80,000 लोग कितने कंस्टिट्यूएंसी में? ये अगर मुझे याद है 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 3 कंस्टिट्यूएंसी में 3 मुझे भी याद है। 3 कंस्टिट्यूएंसी में 80,000 लोग हैं जिनको 88,000 के आसपास कि ऐसे घरों में रखा, एड्रेस डाल दिया गया है जिनका पता है नहीं। कुछ घर हैं, कुछ तो मकान ही नहीं है, और एक ही मकान के अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोग को रजिस्टर कर दिया गया है। अरे बाप रे। ये भी हमने सीखा कि ये पहले भी होता था, ऐसा नया नहीं है। नया नहीं। लेकिन इसका एक इलाज इलेक्शन कमीशन के फॉर्मूला में था कि ऐसा होता है शहरों में भी और गांव में भी, हर घर का नंबर नहीं होता है। गांव में तो अमूमन घर के नंबर नहीं दिए जाते, तो इलेक्शन कमीशन ने एक हिसाब बनाया हुआ है जिसमें से एक कोड डाल के बताया जाता है कि इस घर को हम अपनी तरफ से एक नंबर दे रहे हैं, यूनिक नंबर दे रहे हैं। कि मान लीजिए आपके घर गया, आपका घर का नंबर नहीं है, तो मैं बोल दूंगा इसका N01 अब से नंबर है इलेक्शन कार्ड के लिए, तो आगे से हमेशा वो N01 रहेगा। ज्ञानेश गुप्ता तो अलग बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। झूठ बोल रहे थे, मैं साफ बोलता हूँ और पूरा छाती ठोक के बोलता हूँ कि झूठ बोल रहे थे। ये प्रक्रिया है और ये स्थापित है, मैनुअल में है। मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस होगा, तो एक प्रक्रिया है। मतलब इलेक्शन कमीशन नंबर देगा घर का। हाँ। माने ज्ञानेश गुप्ता ने जो कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सबको याद होगा कि बहुत सारे लोग भारत में बिना किसी घर में रहते हैं, जिनके सर पर छत है, तो उनके नंबर का क्या होगा। लेकिन जबकि नितिन जी बहुत अच्छी जरूरी बात बता रहे हैं कि ऐसा मैनुअल में है कि उस घर को इलेक्शन कमीशन एक नंबर दे सकता है। आगे इन किस्सों में इलेक्शन कमीशन ने इनको कोई नंबर नहीं दिया था, फर्जी नंबर डाल दिए गए थे। अगर नंबर दिया होता सही से, तो अगर मैं N01 N02, तो हर परिवार को एक घर नंबर ये मिल जाता। 5, 6, 10 लोग का एक परिवार हो सकता है देश में, अमूमन इतना ही बड़ा होता है, तो सबके एक होते। यहाँ पे लेकिन क्योंकि इतने जल्दी में काम हुआ और इतने पागलपन में काम हुआ कि 500 लोग को एक ही घर में डाल दिया गया, और वो ना घर एग्जिस्ट करता है ना उसका कोई नंबर है। उसको ऐसी नंबर दे दिया नंबर 1, अगले को दे दिया नंबर 4, उस 4 में रहते हैं और 300 लोग, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग परिवार के, अलग अलग जनजातियों के, सबको एक साथ डाला जा रहा है। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई ठीक है, रहते तो है ना, कहीं तो रहते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है अगर उनको कोई गलत घर भी दे दिया। इसकी मुश्किलात ये है कि अगर आप जाके कभी वेरीफाई करना चाहे कि सच में ये लोग हैं कि नहीं, तो आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो घर ही नहीं है भाई। अब आप ढूंढते रहिए कि सच में वो लोग कहाँ रहते हैं, किस घर के हैं, क्या हैं। तो ये हमने सिर्फ 3 बाकी हमने पढ़ी भी नहीं, इसका सिर्फ 3 ही पढ़ी, 3 में ये निकल आया। ठीक। हमारी समझ ये है कि ये पूरे राज्य में, पूरे राज्य में है। सिर्फ हमने 3 में पढ़ा तो 3 में ये निकल आया। इससे कम से कम ये प्रूव हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो बोल रहा था कि पुरानी खामियां हम साफ कर देंगे, वो तो साफ नहीं हो रहा। नई खामियां बन गई हैं। जो लोग पहले पक्के मकान, पक्के एड्रेस पे थे, वो भी इन घरों में घुस गए हैं, जो घर एग्जिस्ट नहीं करते, जो घर है ही नहीं। तो जो दूध से धुला होना था, वो कीचड़ से भरा हो गया। जो मसौदा सूची थी 65 लाख लोगों की, उसमें तो उसने बताया कि हमने कितने हजार लोगों को डुप्लीकेट नामों को हटाया। तो हम मान के चले कि उन्होंने बोला कि हमने 7 लाख डुप्लीकेट हटा दिए। हमने कहा चलिए अच्छी प्रक्रिया, एक बार चेक कर लेते हैं ये सच में हुआ कि नहीं। तो ये हमने फिर कुछ ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू किया, और हमने पाया कि वो 7 लाख हटे कि नहीं हटे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन डुप्लीकेट अभी भी है और बहुत तादाद में है, अनहद तादाद में है। अच्छा। ऐसे किस्से पाए जहाँ व्यक्ति का नाम सही,
अब ऐसा हो सकता है आपका नाम सरोज या मेरा नाम सरोज, तो और 3 सरोज हो सकते हैं शहर में, शहर में गाँव हो सकते हैं। पर इतने हजार केस पाए जहाँ व्यक्ति का नाम भी वही, उनके पिताजी या वालिद का नाम भी वही, उनकी उम्र भी वही। 1 लाख से ज्यादा केस थे, मुझे जी। याद है कि आपके 1 लाख से ज्यादा केस सिर्फ पाए। पते अलग अलग है, कई बार पते भी वही हैं और ऐसे कार्ड बने हुए हैं। और ये अगेन हमने थोड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख पा लिए हैं। अगर ये काम बढ़े और हम बढ़ा रहे हैं, हम 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी तक करके दिखा देंगे। ये तो मेरा अनुमान है ये 2-3 लाख से ज्यादा केसेस हैं। और नंबर से ज्यादा मुझे ये लगता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां वोट जब पड़ता है, अगर कैंडिडेट, पॉलिटिकल कैंडिडेट छोटे मार्जिन से जीतता है तो डुप्लीकेट वोटर फर्क ला सकता है, अगर वो 2 बार वोट डालने का उसको मौका मिल जाए। अब वो कहाँ वोट डाल रहा है, कहाँ नहीं डाल रहा है, वो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन ये है। एक चीज बताइए, जो गड़बड़ी अब तक दिखी, क्योंकि मैं जी। बहुत आपकी रिपोर्ट का मैं अपने लेवल पे जो एनालिसिस कर रहा था, जो आप कह रहे हैं कि ये अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो इतना असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है जो डुप्लीकेसी और तमाम तरह की विसंगतियां दूसरे प्रदेश के मतदाता, ये कितना असर डालते हैं इलेक्शन पे? तो मैं ये पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ, कितना डालते हैं ये मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि हम चेक नहीं कर पाए। इलेक्शन कमीशन अगर डेटा देता तो वो भी चेक कर डालते, पर वो देते नहीं है। ठीक है, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि इस तादाद में हैं कि अगर ये ऐसे चल रहे हैं, इनमें से कुछ फर्जी हैं, कुछ गलती से बन गए, लेकिन फर्जी भी हैं, जो जबरदस्ती बनाए गए हैं। ऐसे कई बार जैसे होता है, पलायन हुआ तो 2 बन गए किसी के, कि एक शहर से दूसरे शहर काम पे गया तो उसने दूसरे शहर में भी बनवा लिया। तो अमूमन वोट नहीं डालता एक में, दूसरे में ही डालता है। लेकिन इस किस्से में हमें दिखे ऐसे, जो दिखता है साफ कि ये मकसद से बने हैं। और मतलब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नितिन भाई, एकदम जानबूझकर बनाए गए हैं। ऐसा दिखता है कि ये नजर आता है, नजर आता है। इसके पक्ष में एक सबूत, कोई एक बात, कोई एक तथ्य? ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके 3 या 4 भी हैं, तो भाई 2 बार पलायन किया होगा तो 2 होंगे। बिल्कुल। 4 कैसे हो गए, 6 कैसे हो गए एक व्यक्ति के? ओके। जब 4-6 होते हैं तो गड़बड़ होती है। 2 में तो मैं फिर भी मानने को तैयार हूँ कि इत्तेफाकन बन गया, इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने ऐसे भी देखा कि व्यक्ति को चेक किया, एक जगह पे 25 की उम्र में बना दिया, एक जगह पे 50 की उम्र में बना दिया, वही व्यक्ति है। वो भी चेक हो गया कि व्यक्ति तो वही है। तो इलेक्शन कमीशन ने जब हमसे सवाल जवाब करने की कोशिश की, हमें बोला कि नहीं ऐसे बिहार में बड़ा होता है कि व्यक्ति का नाम भी वही है, पिताजी का नाम भी वही है। लेकिन लाख तो नहीं हो सकते भाई, 5000, 6000 एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकते हैं, बट एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे ऐसे नाम जो बहुत आम नाम नहीं है, उनके पिताजी का भी नाम बहुत नॉर्मल नाम नहीं है कि ऐसे आराम से मिल जाए, राम सिंह आदि नहीं है, वो भी दोनों के मिलते हैं, उनकी उम्र भी एग्जैक्ट वही है, और 1-1 साल के डिफरेंस पे अलग अलग वोटर कार्ड बन गए हैं। तो गड़बड़ तो साफ है। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं जो जानता हूँ कि आप एथिकल जर्नलिज्म में विश्वास रखते हैं, आपने इलेक्शन कमीशन का पक्ष जानने की जरूर कोशिश की होगी, हर बार सवाल भेजा होगा। क्या कितनी बार जवाब मिला आपको इलेक्शन कमीशन का? तो हमने 3 चीजें करी। एक तो जब भी कहानी करी उससे पहले उनको सवाल भेजे, बोलते हुए कि हमने ये पाया है आपका कोई, जिसमें अगर है पक्ष तो रखिए, हम उसको भी बताना चाहिए। एक बार भी जवाब नहीं आया। दूसरा, हमने सेपरेट RTI डाला। हमने कहा जब आपने प्रक्रिया शुरू करी होगी, जैसे तंत्र में होता है, आपने इस पे सोच विचार किया होगा। आपने कोर्ट में बोला है कि हमने इस पे सोच विचार किया कि क्यों जरूरत है इसकी, तो हमने कहा वो दिखा दीजिए, क्योंकि ये तो लोगों के कागज है, आप रखते हैं, लेकिन सरकारी कागज RTI में हमको देने होते हैं। आपने जो भी अंदर प्रक्रिया की, उसके नोट्स बनते हैं, फाइल बनते हैं सरकारी तंत्र में, वो सब हमें मुहैया कराइए। साफ मना कर दिया, नहीं देंगे। तीसरा, इन्होंने उसके बाद हमें, जब हमारी 3-4 कहानियां हो गई, जब इनको समझ आ गया कि अब हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लगातार चलाएंगे, इन्होंने एक स्टेटमेंट पब्लिक में डाला, हमको नहीं जवाब भेजा, सोशल मीडिया पे डाल दिया, जिसमें इन्होंने हमें गलत नहीं बोला। ये बोला कि ये तो डेटा एनालिसिस से निकला है। तो मैं तो छाती ठोक के बोल रहा हूँ डेटा एनालिसिस से निकला है। इसमें गड़बड़ी क्या है? ये काम तो आपको करना था, आपको करना चाहिए था। आप नहीं कर रहे हैं तो हम 4 पत्रकार कर रहे हैं। तो देश में आप 100 हजार करोड़ खर्च करते हैं साल में, सही है, ये आपका काम था। हम लोग कर रहे हैं, तो मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ तो बहुत अच्छा काम किया मैंने, इसमें क्या शर्माना। तब और मैं तो लिखता हूँ अपनी सारी कहानियों में, मेरे दोस्तों ने, कोलीग्स ने लिखा है कि हमने डेटा
किया है, एनालिसिस किया है और ग्राउंड पे चेक किया। बिल्कुल। दूसरा, जब वो हमें बोल रहे हैं कि डेटा एनालिसिस है इसलिए इस पे विश्वास नहीं करते, हमने जो 2-3 केस दिए थे उनको नाम से, उन पे बोलते हैं कि हाँ वो हमने भी पाए, ठीक है, वो हम ठीक कर रहे हैं। तो या तो आप हम पे विश्वास करते हैं या नहीं करते, वो आप डिसाइड करिए, है ना। और तीसरा, किसी भी चीज पे उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये गलत है, क्योंकि सरकार में ये बड़ा साफ होता है कि जिसको झूठा बोलना होता है झूठा बोला जाता है ना। वरना आप अलग अलग अक्षर शब्द ढूंढते हैं झूठा ना बोलने के, लेकिन शक जाहिर करने के। तो इलेक्शन कमीशन का वो पब्लिक में है, लोग पढ़ सकते हैं, आपके दर्शक भी देख सकते हैं। वो तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे डायरेक्ट जवाब देने की कोशिश नहीं, कोई जवाब देने की हमने उसके बाद भी उनको फिर भेजा कि हम दोबारा कहानी कर रहे हैं। अभी हमने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डुप्लीकेट दिखाए थे, अब हम 34 में दिखाने वाले हैं, फिर मौका देते हैं आपको। अगर आप कहते हैं कि आपने सारी साफ कर दी है डुप्लीकेट, तो ये कैसे है, फिर जवाब नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, इलेक्शन कमीशन की बात तो हो रही है, दूसरी बात आरोप प्रत्यारोप भी बहुत हो रहे हैं। अभी विपक्ष आरोप लगा रहा है पवन खेड़ा पर, उसके पहले तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए गए, डिप्टी सीएम बिहार पे आरोप लगाए गए, शर्मा पे। तो ये जो 2 डुप्लीकेट इपिक नंबर की बात है, ये कितनी गंभीर है? और ये जो खुलासे हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जब बीजेपी आरोप लगा रही है इसका मतलब है कि गड़बड़ी है, ये काम तो इलेक्शन कमीशन को ठीक कराना था, वोटर क्या करेगा? तो इस बात से मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि इसमें दायित्व किसका बनता है। हाँ। दायित्व केवल इलेक्शन कमीशन का बनता है, वही ये सब कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर देता है ये करने का। वही कोर्ट जाके बोले कि हाँ, तो वो नोटिस क्यों दे रहा है? इलेक्शन कमीशन नोटिस दे रहा है लोगों को कि आप आइए हमारे सामने तलब। और ये भी रूल्स में लिखा है कि ये लिखित है कि अगर इलेक्शन कमीशन का अफसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ईआरओ, अगर ईआरओ को कुछ गलती लगे या उसको भनक भी हो कि कुछ गलत है, तो वो अपने तौर पे ठीक करा सकता है, वो अपने तौर पे इंक्वायरी करा सकता है, उसको कोई लिखित में किसी से चाहिए नहीं। और ये पहले हो चुका है। 2015 में मुझे याद है कांग्रेस ने कभी कंप्लेंट किया था कि दिल्ली के इलेक्शन में गड़बड़ है, तो लिखित में सिर्फ एक पत्र गया था और इलेक्शन कमीशन ने पुख्ता इंक्वायरी करवाई थी, उसमें कोई एफिडेविट नहीं किया था। लेकिन ये मैनुअल में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट का ईआरओ, इलेक्शन ऑफिसर जो है, अपने तौर पे बिना किसी के कहे अगर इंक्वायरी करना चाहे, शक हो तो वो कर सकता है। और अगर इतने, और हम ही अलग नहीं, सिर्फ मतलब ठीक है हमने बहुत स्केल पे करके दिखा दिया है, बट बहुत अच्छे पत्रकार बिहार से भी, लोकल पत्रकार भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं जो दिखा रहे हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था। अब इलेक्शन कमीशन कोर्ट में जाके बोलता है कि भाई ये पार्टी के लोग करा के हमें ठीक करके नहीं बता रहे। पार्टी के लोग पे, अगर मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, अगर मेरा पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है, तो इलेक्शन कमीशन हमारा सर्वेंट है। यस सर। ये काम हमने उनको सौंपा है, इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर को तनख्वाह दी जाती है और उसके पूरे दफ्तर को दी जाती है कि तुम हमारे इलेक्शन वोटर सिस्टम साफ रखो। दायित्व तो उनका मेरी तरफ है, पॉलिटिकल पार्टी का तो नहीं है। वो तो सत्ता में आने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के पास कम पैसे हैं, किसी के पास ज्यादा हैं, कोई नई पार्टी है, कोई पुरानी है, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा रिश्ता इलेक्शन कमीशन से है, क्योंकि वो मेरे पब्लिक सर्वेंट है। बिल्कुल। तो ये दायित्व सिर्फ इलेक्शन कमीशन का। आप डाल सकते हैं कि भाई मदद कोई कर दे तो अच्छा है, लेकिन काम तो आपका है। मैं बोल सकता हूँ कि पत्रकारिता करना मेरा काम है, डेटा एनालिस्ट आ गए मेरे साथ मदद कर दी, लेकिन जो छाप रहा हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मेरी है, तो वोटर लिस्ट साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इलेक्शन कमीशन की है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ है, कोई उसमें दखल नहीं रख सकता, कोई उनको कह नहीं सकता। वो खुद ही बोलते हैं ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं, कोई और इसमें दखल नहीं रख सकता। तो अगर आपने पूरे स्टेट को इलेक्शन से 3 महीने पहले ऐसे उथल पुथल करना चाहा, तो ये तो आप ही का दायित्व था कि अच्छी तरह हो। वरना क्या इतनी जल्दी थी कि असेंबली इलेक्शन से जोड़ के इसको किया जा रहा है? क्योंकि यही काम आप हो सकता था 6 महीने में करते, आराम से करते। क्या लगता है नितिन, आपको क्यों किया गया होगा ऐसा कि 3 महीने पहले? एसआईआर के पीछे आपको वजह क्या लगती है? आपका सबका अलग दृष्टिकोण है। देखिए, मैं ऐसे विश्लेषण नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, न करें, तथ्यों पे रहते हैं, नहीं करें। किसी की मंशा समझना सबसे मुश्किल होता है पत्रकारिता में, है ना। चोर की मंशा भी समझना मुश्किल होता है। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकते हैं, जो मेरे पत्रकार कोलीग्स ने काम किया है, आयुषी हैं, गायत्री हैं, मैं इनका नाम भी लेना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, विष्णु है, वहाँ से हर्षिता है, मयंक है, इन लोगों ने जो काम किया है, ये साफ दिखाता है मुझे कि जो भी इलेक्शन कमीशन ने बोला उसमें से बहुत झूठ है। और ये मैं बहुत
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलती हो गई, मैं बोल रहा हूँ कि झूठ बोला है, कई स्तरों पे झूठ बोला गया है और उस झूठ का नतीजा हम लोग भुगतेंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि चोरी करना चाह रहे थे कि गलती हो गई, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि गड़बड़ है। दो स्थितियां बनती हैं, जी। जैसे कि हम जब इस तरह की खबरें करते हैं, जी चूंकि चुनाव होने वाला है, अभी हुआ नहीं है जी और लगातार चल रहा है मतदाता सूची के पुनरीक्षण को करके कोर्ट का भी तमाम तरह का वो है, कुछ स्थितियां भयभीत करती हैं। किसी भी स्टेट में जर्नलिस्ट इलेक्शन होने जा रहा है तो जर्नलिस्ट की एक जिम्मेदारी भी होती है, उसको मॉनिटर भी करना होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। बिल्कुल। ये उसकी बतौर जर्नलिस्ट भी जिम्मेदारी है और एक नागरिक के तौर पे तो है ही। ये स्थिति भयभीत करती है कि नहीं करती है जो है अभी वर्तमान में, या लगता है कि ऐसा तो होता ही आया? सच बताओ तो थोड़ा हम लोग को लिखते हुए भी डर लगता है, क्योंकि हम किस चीज पे लिख रहे हैं। अगर आप वोटर लिस्ट नहीं है इस देश की, एक भविष्य है, भविष्य है, एक नींव है, आम आदमी का भविष्य है, पूरी डेमोक्रेसी का भविष्य है। और इससे अगर विश्वास हट जाता है जी तो बहुत उसके अलग अलग असर होंगे देश पे, सोसाइटी पे। हिला है विश्वास? मेरा तो हिला है। मैं अपने दर्शकों का नहीं बोलूंगा, पर मुझे तो डर लगा जो मैं देख रहा हूँ, और मेरे कोलीग जो दिखा रहे हैं, निकाल रहे हैं बार बार, मुझे भी लिखते हुए कई बार डर लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। और अगर ये पहले से हो रहा था तो भी गलत था, तो गलत था, लेकिन अब पहले गड़बड़ था ये मैं मानता हूँ, और दिखा भी हमें। ऐसा नहीं कि पहले कोई बहुत अच्छा माहौल था, वोटर लिस्ट में पहले भी खामियां थी, डुप्लीकेसी वगैरह तो हमेशा से रही है। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि मैं इस पे ऐसा ठप्पा लगा दूंगा कि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, तब तो ये दशकों के लिए फिर यही टेम्पलेट बन जाएगा। मतलब जो गड़बड़े हैं वो गड़बड़ अब पक्की हो जाएंगी, सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगी। और वो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है कि कम से कम कल तक बोल सकते थे कि इलेक्शन कमीशन भी मानता था कि हाँ हमारी थोड़ी खामियां होती है भाई, इतने स्केल पे करते हैं कि गलतियां होती है, तो गलतियां ठीक करने की गुंजाइश होती है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुमकिन है 1 लाख डुप्लीकेट, और इलेक्शन कमीशन बोलता है आप हमें एफिडेविट ना दोगे तो हम नहीं करेंगे। तो एक तो ये तरीका, आप हमारे पब्लिक सर्वेंट है, आप मालिक नहीं है। वोटर लिस्ट आपके पास एक तरीके से हमारी चीज है जो आपने संभाल के रखनी है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आप उसको अपना मालिकाना हक जता रहे हैं कि मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, जैसा करना चाहूँ कर सकता हूँ, जिसकी सुनना चाहूँ सुन सकता हूँ, ना सुनूँ तो ना सुनूँ। तो ये अगर स्थापित हो जाते कि इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करे, और जो दशकों से जो एक रेपुटेशन इलेक्शन कमीशन की बनी और साल दर साल बेहतरी हुई थी, बीच बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई है, लेकिन अगर आप 70-80 के दशक से आज देखें, इलेक्शन कमीशन पे सब लोगों का विश्वास बना था कि बाकी जो भी तंत्र में होता है कम से कम ये काम बड़े अच्छे से करते हैं। मेहनत बहुत होती है, अफसर दूर दूर गांव तक जाके वोट डलवाते हैं, है ना। वो परत अगर उतरती है और सच्चाई कुछ और दिखती है, तब वो वहां से वापस आने में बहुत समय लगता है। यहाँ तक कि ये क्रेडिबिलिटी, ये रेपुटेशन बनने में भी दशकों लगे हैं इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, बहुत मेहनत करी तब जा करके पिछले अफसरों की मेहनत का कुछ एक जमाना था कि बम फटते थे पोलिंग बूथ पे, क्या क्या होता था, वो सब बंद हुआ। वोटर आई कार्ड बने जिसपे फोटो लगनी शुरू हुई, यूनिक आई कार्ड बने, कंप्यूटराइजेशन हुआ, ये सब प्रोग्रेस थी, इससे बेहतर होती चल रही थी चीजें। लेकिन अब आप उस पॉइंट पे ला रहे हैं कि आपका पब्लिक सर्वेंट बोले मैं जो भी कर लूं कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा, मैं जैसा कर लूं वही सच माना जाएगा और कोई इसको चेक भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो वोटर का और इलेक्शन कमीशन का रिश्ता है ये पलट जाता है। इसमें रिश्ता मालिक और सर्वेंट का हो, ये मालिक, ये वो रिश्ता नहीं है कि मैं वोटर हूँ आप मेरे मुलाजिम हो, अब वो मालिक हो गया, वोटर मुलाजिम हो गया, कि मैं वो जिसको बोलेंगे वो वोट दे पाएगा। दृश्य बदल गया, पूरा का पूरा दृश्य बदल गया। नींव बदलने वाला वो रिश्ता जो है, इसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस पूरे इलेक्शन पे पड़ेंगे, सिर्फ वोटर लिस्ट पे नहीं। तो एक हम लोग की चाह है कि कम से कम ये रुके इलेक्शन कमीशन को ये समझ आए। बताएं नितिन, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी एक तो आप लोग कर ही रहे हैं, हम आप सब मिलके कर रहे हैं कि नहीं ये बदलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो कर रही हैं विपक्ष खास तौर से, वो कितना मजबूत और दमदार है? आपको क्या लगता है कि उससे कोई संभावनाएं बनेगी या प्रेशर डेवलप हो पाएगा इलेक्शन कमीशन को कि
वो इन चीजों को ठीक करे। देखिए जितना दूर से हम देखते हैं, क्योंकि पत्रकार लोग जो हम तो दूर से दिखा रहे हैं वही देख रहे हैं। ऑपोजिशन ने जो दिखाया कि डुप्लीकेट्स और जगह भी है, वो तो सही लगता है मुझे। वो किसको वोट डालते हैं ये हम नहीं जान सकते, नहीं जान ये सकते। इलेक्शन तो कमीशन जानना भी जान काम सकता देना है। है। इनका कहने से, ऑपोजिशन के कहने से इलेक्शन कमीशन अभी तक तो हिला नहीं है, बल्कि जिस तरीके से उसने जवाबदेही करी है, वो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ऑपोजिशन का ऑपोजिशन मानता है। वो अपने आप को एक सरकारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं मानता है। और वो जुबान बहुत फर्क मायने रखती है कि किस जुबान में, किस लहजे से आप बात करते हैं, वो सरकार में बहुत फर्क लाता है, क्योंकि वो आपको दिखाता है कि आपकी सोच कैसी है। बिल्कुल सही है। आप अपने आप को क्या मान रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जुबान का तरीका कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, आप तू मैं नहीं करते, आप बात करते, दूसरे पे विश्वास नहीं भी करते, आप एक लिखित तौर पे जारी करते हैं, उनसे मंगवाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। और बड़ी एस्टैब्लिश नेशनल पार्टीज अगर कुछ कह रही हैं तो आप उस पर, चाहे आप माने ना माने, उसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो नहीं करते, चाहे आप सही भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे तरीके से गलत, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रही हो, लेकिन अगर आप साफ दिल के होते, आपका काम साफ होता, आप तो दिल खोल के दिखाते कि देख लीजिए, आप बोल रहे हैं ये डेटा दिखाओ तो दिखा दीजिए, डेटा तो हमारा ही है ना। ये बोलना कि बहन बेटियों की हम शक्लें नहीं दिखाना चाहते तो हम इसलिए वोटर आईडी कार्ड वीडियो नहीं दिखाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाएंगे। भाई आप लोग तो वीडियो रिकॉर्डिंग सरकार को मुहैया करा देते हैं। बिल्कुल सही है, सही है, सही है, तो मंशा साफ हो तो आप कागज खोल के रखेंगे। और ये तो देश का कानून है कि सरकार में, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज में जो भी काम हो कागज पे होता है, और वो कागज हम लोग में से कोई भी मांग सकता है 5 रुपए 10 रुपए देके। पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए, आप और मैं भी मांगे तो उनका दायित्व है कि वो हमको दे, लेकिन हर चीज पे आप मना किए जा रहे हैं। आप ना खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहते, लेकिन कोई करना चाहे तो आप उस पर ताले लगा देते कि वो मुश्किल हो जाए। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। बिल्कुल एक सही है। डेमोक्रेसी के लिए एक इंस्टीट्यूशन, इस किस्म के इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से बिहेव करना और ऐसा रवैया रखना, ये बहुत मुझे लगता है अच्छी चीज़ नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। दूसरा, जो वोटर आई कार्ड्स का जो हमें दिख रहा है, और अभी काम और चल रहा है, हम और करेंगे अगले कुछ दिनों में, ये डर लगता है कि इसमें से कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक कहाँ मतलब हो एक रहा है? अंधेरा कुआं है। हम जानते नहीं कि ये गहरा कितना है, कहाँ तक है गड़बड़ी, ये इसका पता लगाना कठिन है। ये मैं मानने को बिल्कुल राजी हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में जब काम होता है, कुछ गलती अमूमन वैसे ही हो जाती है, कुछ गलती। कोई भी स्कीम सरकार की बड़ी सी बड़ी हो, उसमें एक टेस्ट चेकिंग का सिस्टम भी होता है कि भाई 2% गलती होगी तो मान के चल लेंगे, चलेगा, इसके साथ हम जी सकते हैं, है ना। ये सब जगहों पे बड़ी स्कीम्स के साथ ऐसे रवैया होता है कि चलिए अगर हम 1000 करोड़ बांट रहे हैं, एक सोच होती है कि चलिए इसमें से अगर 100 करोड़ कहीं गबन भी हो गया, इसके साथ हम जी सकेंगे। 1000 करोड़ में से 200 चला गया तो चिंता होगी। एक आप मापदंड रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ना वो मापदंड रखा, ना उस मापदंड से ये तोला। मान भी नहीं रहा है ना, मानक तो 100 करोड़ नहीं मान रहा है 1000 में। मानक रखिए कि चलो भाई 1 करोड़ वोटर में से अगर 100 डुप्लीकेट होंगे तो चल जाएगा। और हम जनता को बता देते कि इतना तो होगा, बुरा मत मानिएगा, इतना ही हो सकता है, तो सब लोग मान जाते कि ठीक है चलेगा। लेकिन आप मानक रख रहे हैं, ना उस मानक से आप टटोल रहे हैं साल दर साल, बल्कि आप जो देख सकते थे और लोगों को भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कोई मानक से टेस्ट ना करें। तो ये अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल, इससे विश्वास कम होता है। और विश्वास कम होने से लोगों में समय के साथ निराशा होती है कि हम किसको वोट दें, कौन वोट दे, क्या करें। और सबसे ज्यादा जरूरत इसको गरीब की होती है। वोट सबसे ज्यादा कौन डालता है? हमारे देश का गरीब डालता है, क्योंकि उसको वही असली मतदाता है। सरकार से सबसे ज्यादा मदद चाहिए होती है ना, अपने हक भी चाहिए, मदद भी चाहिए। तो आप सबसे पिछड़े वर्ग को सबसे मुश्किल में डालते हैं। एक आखिरी सवाल, एकदम आखिरी सवाल, जो मुख्य धारा का मीडिया कर रहा है इस पूरी स्थिति में, इस खतरनाक स्थिति में, मैं खतरनाक कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि जो डेमोक्रेसी इन डेंजर है इंडिया में, उसको कैसे देखते हैं जो मुख्य धारा की मीडिया कर रहा है? रीढ़ की हड्डी नहीं है इनकी, साफ बोलूं। मैं आपको साफ तौर पे विधि हिसाब से बताऊं,
पूरा रिपोर्टर्स कलेक्टिव का साल का खर्चा, पूरे साल का पूरी टीम का खर्चा एक संपादक की तनख्वाह से कम है बड़े अखबार में। और कोई भी संपादक का बड़े अखबार का ले लीजिए देश में, तो पैसे की कमी नहीं है। और पैसा इतना भी मैटर नहीं करता है, जरूरी चाहिए। हम लोग भी दान पे जीते हैं, दान ना हो तो लोगों की पेट ना भरे तो काम ना हो। लेकिन सबसे जरूरी जो है रीढ़ की हड्डी है, और बड़े अखबारों के मालिकों की रीढ़ की हड्डी अब टूट चुकी है। वरना जो काम हम 4 लोग इतने से में कर सकते हैं, सोचिए बड़े बड़े अखबार है जिनके हजारों करस्पॉन्डेंट हैं, 100 करोड़ का महीने का खर्चे हैं और इनकम है, वो क्यों नहीं कर सकते थे? उनके तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक करस्पॉन्डेंट बैठा होता है। अगर आप वो बिछा देते कि भाई जाओ अपने अपने इलाके में चेक करो, साफ हो जाता, हम लोगों को काम ही ना करना पड़ता। हम तो नौकरी हमारी खत्म हो जाती। अगर मैं अभी भी बोलता हूँ, रिपोर्टर्स कलेक्टिव इसीलिए काम कर पाता है क्योंकि बाकियों की रीढ़ की हड्डी टूटी है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है हमसे। अच्छे लोग भी हैं, पत्रकार भी अंदर बहुत अच्छे हैं, मालिकों की और संपादक की रीढ़ की हड्डी नहीं। बिल्कुल सहमत हूँ आप। कई चीजें हमें ऐसी हैं जो और अखबार के लोग हमें बताते हैं कि सर हम नहीं कर पा रहे, ये खबर है, आप देख लीजिए, कर दीजिए। और वो अंदर बैठे कुड़ रहे हैं, दुखी हैं। नौकरी तो करनी है, कहाँ जाएंगे सब लोग। साथियों, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और यही हाल हमारे देश के लोकतंत्र का भी है। जो ये मतदाता सूची में गड़बड़ी का काला बादल है, बहुत गहरा है। लेकिन इस बात की खुशी है कि नितिन सेठी जैसे लोग, उनका जो इनिशिएटिव है, वैसे लोग पत्रकार लगे हुए हैं दिन रात। फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे हम, और यह सिलसिला जो है निरंतर जारी रहेगा। नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।